भोलानाथ जी और उनकी पत्नी पार्वती जी एक छोटे से गांव में किसी तरह गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे अपने बेटे निखिल को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते थे। कुछ दिनों से भोलानाथ जी बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। आज दोपहर के भोजन करते समय उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा आज शाम को घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। क्यों पिताजी, आज क्या कोई मेहमान आने वाला है? आज तेरे चाचा जी आकर तुझे शहर ले जाने वाले हैं। वहाँ पर तुझे उनके दुकान पर काम करना है। हमारे पास अब तुझे पढ़ाने के इतने पैसे भी नहीं है कि आगे कॉलेज की पढ़ाई तुझे करा सके। नहीं बाबूजी, मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है। मैं अब तेरे कॉलेज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता बेटा। इतने दिनों से देवेंद्र जी ने फ्री में पढ़ाया है, इसलिए आज तुम 12वीं कक्षा पास कर पाए हो। नहीं तो हम तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कब का बंद करवा देते। कॉलेज में भर्ती होने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। तुम्हारे कॉपी किताब खरीदने पड़ेंगे और कॉलेज जाने के लिए भी बस का किराया भी हमें ही देना होगा। यह सब हम कैसे कर पाएंगे बेटा? और तुम्हें हम घर में बैठाकर खिला भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हें हम चाचा जी के पास शहर वहाँ दुकान पर उनके मदद करने के लिए भेजना चाहते हैं। और जो महीने की तनख्वाह आएगी उससे तुम अपना खर्च आसानी से निकाल सकोगे। बाबूजी के बातों का ध्यान न देते हुए अब निखिल सीधा घर से निकल जाता है। बाबूजी निखिल को नहीं रोकते हैं। उन्हें पता होता है कि वो मास्टर साहब के पास जा रहा है। कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत होते ही वो वापस घर लौट आएगा। 12वीं की परीक्षा पास करके निखिल अब कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता था। भोलानाथ जी गांव में एक सामान्य मजदूर का काम करते थे। उनके लिए कॉलेज की फीस भरना संभव नहीं था। किसी तरह वे अपने सीमित कमाई से निखिल को गांव के प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ाया। घर में बीमार पत्नी और अपने बेटे के पढ़ाई का खर्च वे अब नहीं उठा सकते थे। निखिल पढ़ाई में कमजोर था और स्कूल के मास्टर की पढ़ाई उसके लिए पर्याप्त नहीं था कि वो वार्षिक परीक्षा में पास कर सके। यह सब बातें स्कूल के प्रधान अध्यापक को जब पता चला तब उन्होंने भोलानाथ जी को बुलाकर कहा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बेटे को मेरे घर पर रोज शाम ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा और अब से उसका पढ़ाई खर्च मैं ही उठाऊंगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उसे उतना पढ़ाऊंगा। भोलानाथ जी के लिए इतना ही काफी था कि उसके बेटे की जिम्मेदारी अब देवेंद्र जी अपने हाथों से उठा रहे थे। पर 12वीं के बाद देवेंद्र जी पर और बोझ वे नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेटे को काम पर लगाने का निर्णय लिया। निखिल जब मास्टर देवेंद्र जी के वहां पहुंचा तो वे अभी अखबार पढ़ रहे थे। निखिल को देखते ही मास्टर साहब ने पूछा, आज फिर बाबूजी से कहासुनी हो गई क्या? मास्टर जी, आप अभी मेरे घर चलिए। डरे हुए निखिल ने देवेंद्र जी से कहा, क्यों, क्या बात है? निखिल, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो मेरे बाबूजी मुझे दुकान में काम करने के लिए शहर भेज रहे हैं। मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ पर बाबूजी राजी नहीं है। आप हमारे घर चलकर बाबूजी को समझाइए। मास्टर साहब निखिल के घर गए और भोलानाथ जी से कहने लगे, आपने ये किससे पूछकर तय किया कि निखिल को अभी से ही दुकान पर काम करना चाहिए? दरअसल हमारे पास इतने पैसे नहीं है मास्टर साहब कि हम निखिल को कॉलेज में दाखिला दिला सके, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है। हिचकिचाते हुए धीमे स्वर में भोलानाथ जी ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप लोगों को निखिल की पढ़ाई के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जितना दूर पढ़ना चाहता है मैं उसे पढ़ाऊंगा जब तक वह कोई अच्छी नौकरी ना पाले। खबरदार उसे अगर अभी दुकान में मजदूरी करने के लिए भेजा तो। देवेंद्र जी के कारण ही आज निखिल विदेश में एक अच्छी कंपनी में कार्यरत है। अगर देवेंद्र जी न होते तो निखिल इतने दूर नहीं आ सकता था। उसके जीवन में माँ, बाबूजी और देवेंद्र जी ने जो योगदान दिया था वो निखिल कभी भूल नहीं सकता था। अब निखिल अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहकर महीने में मोटी तनख्वाह कमा लेता है। दोनों पति पत्नी एक ही कंपनी में काम करते हैं। मोटी तनख्वाह देकर रखने के कारण कंपनी वाले भी उसे ज्यादा छुट्टी नहीं देते हैं, पर फिर भी निखिल अपने मम्मी पापा को बराबर फोन करके उनके हालचाल पूछता रहता है। भोलानाथ जी और उनकी पत्नी पार्वती जी अब गांव में पक्के घर का निर्माण कार्य समाप्त कर उनमें रहने लगे थे। कुछ गांव के लोगों को उनके बेटे की उन्नति देखकर ईर्ष्या होती थी और वे उनकी बुराई करने में कभी नहीं चूकते। कई बार भोलानाथ जी ने उन लोगों को कहते हुए सुना कि 5 लाख महीना कमाकर बेटा बाबूजी पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, वह तो अपने बाबूजी का कर्ज चुका रहा है। कुछ दिनों बाद देखना बेटा मुंह फेर लेगा, फिर भोलानाथ जी की वही हालत हो जाएगी।
भोलानाथ जी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हर महीने निखिल माँ बाबूजी को अच्छी खासी रकम मनी ऑर्डर के जरिए गांव भेज देता है। निखिल केवल अपने माँ बाबूजी का ही नहीं बल्कि देवेंद्र जी को भी बराबर फोन करके उनका हालचाल पूछता रहता है। कुछ महीने पहले निखिल के पास देवेंद्र जी का फोन आता है। तेरे बाबूजी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं बेटा। अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खुद से एक गिलास पानी भी पी सकें। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी दोनों आंखें खराब हो गई है। बाबूजी की ऐसी हालत हो रखी है। सुनते ही निखिल दौड़कर भारत आ गया। बाबूजी की स्थिति देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा तू आ गया। मैंने सोचा था तू विदेश जाकर औरों की तरह अपने बाबूजी को भूल जाएगा। निखिल के आंसू अभी भी बह जा रहे थे। जिस बाबूजी ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खुद भूखा रहकर उसे स्कूल में भर्ती कराया, उनसे जितना हो सका उन्होंने पूरी कोशिश करके पढ़ाया और आज निखिल तभी जाकर एक सफल व्यक्ति बन सका है। आज अगर बाबूजी नहीं रहते तो वह सफलता की सीढ़ियां कभी चढ़ नहीं सकता था। देवेंद्र जी से निखिल को पता चला कि बाबूजी की आंखें दोनों ही खराब हो चुकी है और उन्हें आई ट्रांसप्लांट करने के अलावा और कोई तकनीक से ठीक नहीं किया जा सकता है। निखिल गांव के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं कर सका और इसलिए शहर के कई बड़े डॉक्टरों को बुलाकर अपने पिताजी को दिखाया। उन सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि उनके दोनों आंखें खराब हो गई है और उन्हें जल्द से जल्द आई ट्रांसप्लांट करवाने से वे फिर से देख सकेंगे। पर अभी उसे आंख कहाँ मिलेगी? पैसे रहने पर भी ऐसे अमूल्य वस्तु का मिलना बहुत ही कठिन था। हर एक अखबार में निखिल इसके बारे में विज्ञापन दिया, किंतु इससे भी कुछ अच्छी खबर ना मिली। 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए। आज 3 महीने बाद निखिल अपनी पत्नी के साथ फिर से वापस विदेश जा रहा है। देवेंद्र जी उसे घर में आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। आज घर में सभी का मन उदास है। माँ बाबूजी और देवेंद्र जी न चाहते हुए भी निखिल को जाने की इजाजत दे रहे हैं। सभी को प्रणाम करके निखिल अब ऑटो पर अपना सामान रख ही रहा था कि तभी बाबूजी ने उसे गले से लगा लिया और आंसू बहाते हुए कहने लगा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, तभी जाकर मुझे तेरे जैसा बेटा नसीब हुआ है। तेरे ही वजह से मैं आज अपने पैरों पर चल सक रहा हूँ, तुझे जी भर के देख सक रहा हूँ। अगर तूने अपनी एक आँख मुझे न दिया होता तो मैं इस संसार को कभी नहीं देख सकता। तेरे इस कर्ज को मैं कभी नहीं चुका सकता बेटा। बाबूजी के आंसू पोंछते हुए अब निखिल कहने लगा, बाबूजी यह तो मेरा कर्तव्य था जिसे मैंने पालन किया है। कोई बेटा अपने बाबूजी को ऐसी हालत में देख नहीं सकता है। मेरे जगह आज कोई भी बेटा होता तो वो यही करता जो मैंने आज किया है। आपने और देवेंद्र जी मुझे बचपन से जो शिक्षा देते आए हैं उसी का ही मैं बस आज पालन किया हूँ। आप मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए कि मैं जहाँ भी रहूँ इसी तरह सबकी मदद करता रहूँ। मेरे जाने के बाद अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे फोन करिएगा। आपका यह बेटा दूर रहकर भी हमेशा आपके पास ही रहेगा। इतना कहकर निखिल अपने आंखों पर काले रंग का चश्मा चढ़ाकर ऑटो में जा बैठा। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।